गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह and I welcome you to the present session of modern Indian history. This is the second session of this series. We are going to see the arrival of Europeans, background and factors. क्या वजह था, क्या वजहें थी जिसके कारण the Europeans migrated out in search of new lands and नई जगहों की खोज में, और जाकर इन लोगों ने कॉलोनीज बसा दी कई जगहों पर, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। तो क्या व्हाट वर द रीजंस, वी आर गोइंग टू सी इट इन दिस। इट्स प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये जो सेशन होने वाला है। एंड इसके अगले सेशन में हम देखने वाले हैं यूरोपियंस का ऑर्डर क्या था अराइवल का, पोर्चुगीज़ कब आए, डच कब आए, उनकी कुछ फेमस पर्सनैलिटीज प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो बट बिफोर प्रोसीडिंग एट, let me tell you that subscribe to our YouTube channel if you have not done it yet, IAS Knowledge Mantra. And yes, मैं ये भी बता दूँ, I am an Unacademy educator taking up Unacademy courses upon the Unacademy app, special classes plus courses. I also take up daily current affairs on Unacademy YouTube channel. तो आप वहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए Unacademy ऐप पर यूजिंग अनुराग एज द रेफरल कोड। तो चलिए प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं आज अराइवल ऑफ यूरोपियंस का टॉपिक। मैं ये बता दूं आगे बढ़ने से पहले दैट ये टॉपिक स्पेसिफिकली फोकस करने वाला माइग्रेशन। माइग्रेशन जो एक फिनोमिनन होता है स्टूडेंट्स, माइग्रेशन क्यों होता है, इज इट वॉल्यूंटरी या फोर्स्ड, क्यों लोग बाहर निकलते हैं घर से, क्या उनके मन पे निर्भर करता है या ये फोर्स्ड होता है। तो इतिहास इसका गवाह है। हिस्ट्री में इनन्यूमरेबल बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो ये बताते हैं दैट माइग्रेशन एट फर्स्ट इट्स अ फोर्स्ड वन ऑलवेज, देयर इज अ पुश फैक्टर ऑपरेटिंग। कुछ तो ऐसी वजह होगी जिससे लोग बाहर निकलेंगे अपनी जगहों से, उसके बाद नई जगहों को देखकर उनके मन में वॉल्यूंटरी माइग्रेशन का भी कंसेप्ट आएगा। यस, सो इनिशियली माइग्रेशन इज फोर्स्ड, ग्रेजुअली इट टर्न्स आउट टू बी वॉल्यूंटरी। यूरोपियंस के साथ भी यही हुआ। शुरुआत एक फोर्स्ड माइग्रेशन की थी, कुछ पुश फैक्टर्स थे जो बाहर निकाल रहे थे इन्हें, और उसके बाद कुछ और फैक्टर्स ने इनको एक नई रोशनी दे दी आगे बढ़ने के लिए, दूसरे जगहों पे जाकर ट्रेड करने के लिए और पैसा कमाने के लिए। तो आइए देखते हैं व्हाट आर दीज फैक्टर्स विच प्रोपेल्ड द यूरोपियंस, स्पेसिफिकली द मिडिल क्लास, द ट्रेडर्स, द पीपल हु कुड टेक द रिस्क टू गो आउटसाइड upon the voyages, dangerous voyage, बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक, क्योंकि ओशंस को क्रॉस करके जाना था नई जगहों की तरफ। और यही वजह दैट उस समय इस एज को एज ऑफ डिस्कवरी का भी नाम दिया गया। एज ऑफ डिस्कवरी अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था मिडिवल टाइम्स में, यूरोपियन कंटेक्स्ट में। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, द यूरोपियंस का कब मिलता है हमें एविडेंस दैट दे टुक ऑफ फ्रॉम देयर यूरोप, द कंटिनेंट ऑफ यूरोप, एंड दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, स्पेसिफिकली इंडिया। तो हमें एविडेंस मिलता है 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस। ये वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस की बात कर रहे हैं, पश्चिमी यूरोप, स्पेन, पुर्तगाल, यस स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, डच, जर्मनी नहीं डच, डेनमार्क, ये लोग। क्या इटली इसमें इन्वॉल्व नहीं था? इटली ऑलरेडी, इटली के ट्रेडर्स बहुत पहले से ही इटली वॉज ए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग डेस्टिनेशन विद द ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ एशिया, दैट इज इंडिया। तो इटली के साथ ट्रेड तो हो ही रहा था वाया द रेड सी रूट। यस, ये पश्चिमी यूरोप के देश थे जिन्हें परेशानी हो रही थी, और ये परेशानी क्यों हुई हम आज देखेंगे। लेकिन ये देखिए, 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस ऑफ स्पेन set out to discover India, discovered America instead। ये एक पहला इवेंट जो मिडिवल हिस्ट्री में ये दर्ज है। 1498 वास्को डगामा ऑफ पोर्चुगल डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप। ये अफ्रीका का सदर्न कोस्ट, इसका नाम केप ऑफ स्टॉर्म्स भी था। He landed at Calicut and went back with a cargo which sold for 60 times the cost of his voyage. So rich he became because of this voyage. रिस्क लिया इन लोगों ने, बट दे ऑल्सो गार्नर्ड मनी एंड ग्लोरी। यस, सो लेट्स सी यूरोप में क्या कंडीशंस थी मिडिवल टाइम्स में, और क्यों कंडीशंस खराब हो चली थी जिसके कारण ये लोग बाहर निकलने को मजबूर हो गए।
तो ये देखिए दिस हाउ डिड व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ देयर कमिंग, द पोर्चुगीज अराइव्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द डच पीपल टू इंडिया। ये देखिए ये टाइमलाइन है, फॉलोड बाय द इंग्लिश, फॉलोड बाय द डेन्स, डेनमार्क के लोग, एंड फॉलोड बाय द फ्रेंच। ये देखिए दिस ऑर्डर कैन कम इन यूपीएससी प्रीलिम्स। पोर्चुगीज सबसे पहले लोग थे जो इंडिया अराइव करते हैं, सबसे लास्ट में ये इंडिया छोड़ के जाते हैं 1961 में। इन लोगों ने गोवा एंड दमन एंड दीव लीव किया। डच, डच का मतलब हॉलैंड के लोग, हॉलैंड, एंड नीदरलैंड्स के लोग। ये देखिए नीदरलैंड्स भी नाम है इसका, हॉलैंड एंड नीदरलैंड्स के लोग डच। यस, स्पेसिफिकली दे केम फॉर स्पाइसेस, स्पाइसेस के लिए फेमस था इंडिया का डेस्टिनेशन, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इनका इंटरेस्ट था इंडोनेशियन आइलैंड्स में, और ये वहीं पे फोकस करना शुरू कर दिए। द इंग्लिश केम और अराइव्ड आफ्टर द डच पीपल एंड दे वर द वंस हु कैप्चर्ड द होल ऑफ इंडिया। यस, दे वर द वंस जिनका पूरा फोकस इंडिया पे ही था केंद्रित। उसके बाद डेनमार्क के लोग आए, डेनमार्क के लोग डेन्स कहे जाते थे। इनका बेसिक फोकस रिलीजन था, क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी यहाँ पे। ट्रेड वॉज नॉट द मेजर फोकस एंड दैट्स वाई इनका बहुत कम समय तक रहा इंडिया में प्रेजेंस। एंड लास्टली फ्रेंच केम, द फ्रेंच वर द लास्ट टू अराइव इन इंडिया एंड दे वर द पोटेंशियल यू कैन से कॉम्पिटिटर्स ऑफ इंग्लिश, बट इवेंचुअली दे वर डिफीटेड। बहुत सारे स्टेशंस, बहुत सारे इनके जो भी ट्रेडिंग पोर्ट्स थे, हब्स थे, वो कैप्चर कर लिया इंग्लिश ने। लेकिन पौंडीचेरी, यस पौंडीचेरी, आप जो पुडुचेरी अभी देखते हैं, बहुत सारे पुडुचेरी के पोर्शंस, कराईकल, माहे, यनम आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में, वो फ्रेंच के अंडर में था। चंदर नगर भी फ्रेंच के अंडर में था। हम ये देखेंगे लोकेशंस अगले सेशन में। लेकिन देखा जाए व्हाट वर द फैक्टर्स विच फोर्स देम टू कम आउट ऑफ यूरोप। तो पहला फैक्टर था फेलियर ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम का मतलब सामंतवाद होता है। यस, इन विच दिस सोशल सिस्टम, दिस वाज द मोस्ट डोमिनेंट सोशल सिस्टम इन मिडिवल यूरोप। इसका मतलब क्या है, ज़मीन को लेकर ये सिस्टम ज़मीन पे ऊपर बेस्ड होता है, सेम एज कुछ ज़मींदारी सिस्टम की तरह। जैसे इंडिया में ज़मींदारी सिस्टम डेवलप किया, वैसा ही कुछ यहाँ पे जो लैंड होता है, एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट क्रूशियल ऑक्यूपेशन एट दैट टाइम। ये देखिए उस समय उद्योग, दैट इज इंडस्ट्री का अराइवल नहीं हुआ था। एंड एग्रीकल्चर करने के लिए peasants used to work upon the fields and these lands used to be held by the haves, the upper class, the feudal class, the nobility कहते थे उन्हें। yes, जो सबसे रिच क्लास था। और ये रिच क्लास के ऊपर भी the crown was there. The crown means the king, the monarch. So king, the royal blood, उसके नीचे ये nobility, that is the haves having the land, and उसके बाद peasants. And this land based system, इसी को feudal system कहते हैं। ये बहुत दिनों से चला रहा था यूरोप में, बट ये फेल कर गया मिडिवल टाइम्स में। वाई? राइज इन पॉपुलेशन। जब भी पॉपुलेशन बढ़ेगा किसी बेल्ट में, एग्रीकल्चर विल बी अनएबल टू feed, agriculture will be unable to feed the mouth of millions of people, and this is what happened. और जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या डिजीजेस का भी आउटब्रेक होगा? यस, क्रॉप के भी डिजीजेस, और साथ में सबसे बड़ी बात, बहुत डेडली फेटल डिजीजेस अमंगस्ट ह्यूमन बींग्स लाइक प्लेग। आउटब्रेक शुरू हो गया और पहली बार चैलेंज मिला फ्यूडल सिस्टम को। और इसके कारण जब ये डिजीजेस में लोग मरेंगे, खाने को नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ राइज ऑफ पॉपुलेशन, उसके हिसाब से एग्रीकल्चर नहीं दे रहा था उतना खाने को, द प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लेस, एंड एट दिस टाइम वेस्टर्न यूरोप एक्सपीरियंस्ड मैसिव रेबेलियंस। ये देखिए बहुत रिबेलियंस, रिवोल्ट्स, और यहीं पे इस सोशल सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दिया गया। इस सोशल सिस्टम का जगह क्या लेगा आगे? कॉमर्शियलाइजेशन, कॉमर्शियलाइज्ड इकोनॉमी। यस, फ्यूडल सिस्टम का फेलियर, इट विल गिव वे टू कॉमर्शियलाइज्ड इकोनॉमी, जिसमें मनी सिस्टम आएगा, बार्टर सिस्टम हट जाएगा, मनी सिस्टम आएगा, कॉमर्शियलाइज होगा सब कुछ, एंड इट विल गिव वे टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप। यस, जब ये फ्यूडल सिस्टम फेल करा था, तभी एक पैरेलल में एक और बड़ी वजह, फैक्टर, इट वाज हैपनिंग, रिनाइसेंस एंड रिफॉर्मेशन। रिनाइसेंस एंड रिफॉर्मेशन उसी समय की बात है। किस समय? जब फ्यूडल सिस्टम फेल कर रहा था यूरोप में, 14 to 16 सेंचुरी के बीच में। ये देखिए ये इटली में स्टार्ट हुआ था। व्हाट वाज दिस? इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय चैलेंज टू द ऑर्थोडॉक्स आइडियल्स ऑफ द चर्च। यस, चर्च की जो भी रूढ़िवादी जो भी चीज़ें थी,
उसके खिलाफ में एक चैलेंज। रिनायसा का मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ का मतलब दैट पहली बार लोगों ने ध्यान देना शुरू किया कि चर्च की और रिलीजन का क्या रोल था उनके लाइफ में। अच्छा खासा कंसेप्ट था उस समय सुपर नेचुरल पावर के ऊपर, एग्जिस्टेंस ऑफ अ सुपर नेचुरल पावर। एंड द पीपल वर अफ्रेड ऑफ, मीन्स लोगों के लिए इतने रेस्ट्रिक्शंस है लाइफ में, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, ऑल बिकॉज देर वॉज सम सुपर पावर एग्जिस्टेंट, सुपर नेचुरल पावर। एंड यही वजह था कि इस ऑर्थोडॉक्स बिलीफ के कारण लोग परेशान होना शुरू हो गए थे। एंड दे हैड स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द कैथोलिक चर्च। व्हाई? बिकॉज द पोप, द कैथोलिक चर्च यूज्ड टू गिव द रेस्ट्रिक्शंस। इट वाज कंट्रोलिंग द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। और इसी को लेकर रिनायसा एंड रिफॉर्मेशन, रीबर्थ हैपेंड, जिसमें चैलेंज किया गया चर्च के आइडियल्स, रिजिडिटी को। एंड पीपल स्टार्टेड फोकसिंग अपॉन इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड द नेचुरल लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। पहली बार लोगों ने बोला कि अपना जीवन पहले जी लें। हम लोग जीवन इसलिए नहीं जी पा रहे क्योंकि कुछ है पावर, और ये पावर से डर रहे हैं हम लोग। पहली बार इन लोगों ने अपने जीवन पे फोकस करना शुरू किया, और यही से इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इन्वेंशन, डिस्कवरी, साइंस एंड टेक का जन्म होता है स्टूडेंट्स। एंड साथ में इकोनॉमी का। एडम स्मिथ्स थ्योरी वाज गोइंग टू कम आफ्टर दिस। यस, यही रिनायसेंस एंड रिफॉर्मेशन का कंसेप्ट अप्लाई होता है। एंड इन द इकोनॉमी फील्ड, द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ गिव्स द थियरी ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, दैट इज कैपिटलिज्म। फ्री मार्केट इकोनॉमी का यही मतलब था, नो इंटरवेंशन इन द लाइव्स ऑफ द कॉमन मैन। यस, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की बात छोड़ दीजिए, चर्च का भी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। द कॉमन मैन शुड एंजॉय हिज और हर लाइफ प्रॉपरली। So yahi Renaissance was one watershed in the medieval times in European history, and ultimately led to the rise of science and industrial revolution led economy in future. Economics का rise होता है, science का rise होता है, technology का rise होता है, industrial revolution का rise, और आज तो चल रहा है fourth industrial revolution. Yes, artificial intelligence and robotics. ये देखिए, तो second factor ये। third factor age of discovery। जैसे ही चर्च के आइडियल्स चैलेंज किए गए, ऑर्थोडॉक्स आइडियल्स, उधर फ्यूडल सिस्टम फेल किया, रिबेलियंस हुए, नए नए किंगडम्स आने शुरू हो गए। इन्हें कहा गया न्यू नेशन स्टेट्स। अ नेशन स्टेट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ कॉमन कल्चर, रिलीजन, एंड दे हैव फॉर्म्ड अ कंट्री। यस, इंडिपेंडेंट कंट्री। न्यू नेशन स्टेट्स केम अप। वहाँ के लोग एक भाषा बोल रहे थे, एक वहाँ किंग चूज कर लिया उन लोगों ने, मोनार्की। यस, or and these kings were challenging the orthodox ideals of church also, and these kings or monarchs gave support for further explorations of around the world. Yes, इन लोगों ने फंडिंग किया किस चीज के लिए? बाहर निकलो, यहां से खोजो दुनिया में रिसोर्सेस, क्योंकि पॉपुलेशन राइज कर रहा था, डिजीजेस राइज कर रहे थे। एंड उस समय द स्पिरिट ऑफ गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड, ये देखिए, ये तीन चीजों ने ड्राइव किया था एक्सप्लोरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। एज ऑफ डिस्कवरी, क्रिस्टोफर कोलंबस हो या वास्को ड गामा या फिर कोई और शख्स जो बाहर निकला यूरोप से, दे वर गाइडेड बाय दीज 3G। गॉड का मतलब क्या है? स्प्रेड करना है चर्च का मैसेज। यस, ग्लोरी का मतलब क्या? वापस आएंगे तो बहुत नाम होगा। गोल्ड का मतलब क्या है? पूरा अर्न करके आना है पैसा। सो एज ऑफ डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन स्टार्टेड, एंड व्हाट बेटर प्लेस देन इंडिया। इंडिया के साथ इनफैक्ट मैं बता दूं, उस समय इटली वही जगह था जहां से रिफॉर्मेशन एंड रीबर्थ शुरू हुआ था, रिनायसेंस। इटली के ट्रेडर्स ने बहुत अच्छे से ट्रेड शुरू किया था इंडिया के साथ में, और बाद में द ऑटोमन एम्पायर, तुर्किश एम्पायर ने इस पे मोनोपोली कर लिया रेड सी बेल्ट से। यस, रेड सी, ये देखिए, रेड सी बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पे आज सुएज कनाल रूट है, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट टुवर्ड्स इंडिया। और यही मोनोपोली ब्रेक नहीं कर पा रहे थे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, इसीलिए इन लोगों ने नया रास्ता तलाशना शुरू किया। क्रिस्टोफर कोलंबस वेंट इनटू अटलांटिक ओशन एंड फाउंडेड द वेस्ट इंडीज, द कैरिबियन आइलैंड्स, अमेरिकाज। और इधर वास्को ड गामा निकले केप ऑफ गुड होप से टर्न करते हुए टुवर्ड्स इंडिया। सो दिस वाज ओनली टू फाइंड अ अल्टरनेट रूट टू द रेड सी रूट,
टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया में क्या फेमस था? स्पाइसेस। स्पाइसेस के लिए इंडिया, इंडोनेशिया यहाँ आना था। फोर्थ पॉइंट है, ये देखते हैं। फोर्थ रीजन यूरोपियन माइग्रेशन के लिए, मर्चेंट्स हु वेंट फॉर एक्सप्लोरेशंस एंड ट्रेड रिटर्न विद प्रॉफिट्स। आपने अभी देखा 60 टाइम्स सेल हुआ है वो चीज़ जो वास्को ड गामा ले गए थे, 60 गुना उन्होंने अर्न किया उस पर। एंड दिस लेड टू कैपिटल अकोमोडेशन, उन लोगों ने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, एंड इस पैसे से कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी स्टार्टेड। फ्यूडल इकोनॉमी का रिप्लेसमेंट मनी बेस्ड इकोनॉमी आ गया, बार्टर सिस्टम खत्म, मार्केट का एक्सपेंशन, और इसी समय एडम स्मिथ की थ्योरी, ये एक साथ इकोनॉमी को चेंज करके रख देते हैं यूरोप में। एंड यूरोप बिकम्स European countries start seeking more regions, more land, more countries to capture and to grow. Fifth reason, fifth cause, why did the Europeans come to India or the other developing countries? Emergence of organized trade. एक बार जब वास्को ड गामा हो या क्रिस्टोफर कोलंबस हो, एक बार इन्होंने रूट निकाल लिया, उसके बाद डच, इंग्लिश, पोर्चुगीज हो, डच हो, इंग्लिश हो, डेन्स हो, फ्रेंच हो, दे स्टार्टेड फॉर्मिंग जॉइंट स्टॉक कंपनीज। जॉइंट स्टॉक का मतलब क्या है? जॉइंट लगाएंगे कैपिटल। कौन से लोग लगाएंगे? जितने ट्रेडर्स होंगे, जिन्हें जाना होगा शिप पर, वॉयज पर। यस, जॉइंट स्टॉक कंपनीज मेंट शेयरिंग ऑफ द रिस्क। यस, इसी को जॉइंट वेंचर कहते हैं आज के तारीख में, शेयरिंग ऑफ द रिस्क। इट ऑल्सो मेंट पूलिंग ऑफ द कैपिटल, पूलिंग ऑफ द मनी, जिससे कि किसी एक पर बोझ नहीं पड़ेगा। और इसके बाद इन्हीं जॉइंट स्टॉक कंपनीज को चार्टर्स दिए जाना शुरू किए गए। चार्टर्स वाज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद दैट कंट्री। यस, मोनोपोली। ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, चार्टर, चार्टर एक्ट्स, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब चार्टर्ड कंपनीज थे। इसका मतलब था दैट वहाँ के किंग्स ने, मोनार्क्स ने अवार्ड किए थे चार्टर्स, राइट्स, कि आप मोनोपोली रखते हैं इस ट्रेड पर, इस कंट्री के साथ। और उसके बाद इंक्रीज्ड कैपिटल एंड इंक्रीज्ड एक्सप्लोरेशन मेंट मोर प्रॉफिट्स मेंट मोर वर्ल्ड ट्रेड मेंट मोर कैपिटलिज्म। सब कुछ ग्रो करना शुरू कर चुका था। इनफैक्ट अगर ग्लोबलाइजेशन वर्ड हम देखें, ग्लोबलाइजेशन के रूट्स यहीं से निकलते हैं स्टूडेंट्स। इट्स नॉट अ क्वाइट अ रीसेंट फिनोमिनन, इट स्टार्टेड एट दैट टाइम, एमर्जेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड 1600 के आसपास। एंड लास्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपेंड with the coming up of new scientific ideas. Yes, steam engine हो जेम्स वॉट का, या पावर लूम का डिस्कवरी हो, इन्वेंशन हो, new applications of science came up in the economic sectors of the economy. New inventions led to mass production of the goods. mass production बहुत ज़्यादा, पहले लेबर लगता था, अब मशीन लगना शुरू हो गया। It also meant faster transport, railways, एंड इसका मतलब था नए मार्केट्स चाहिए थे इन गुड्स को डालने के लिए, और इसके लिए तलाश शुरू हुई और नए देशों की, एंड इट गेव यूरोपियंस अनदर रीजन टू कैप्चर मार्केट्स। सो आई सपोज स्टूडेंट्स दिस इज प्रीटी क्लियर। द फैक्टर्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एमर्जेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड इसके पहले, मर्चेंट कैपिटलिज्म इसके पहले, और एज ऑफ डिस्कवरी, रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन, एंड फेलियर ऑफ फ्यूडल सिस्टम। मल्टीपल फैक्टर्स प्लेड अ रोल टू पुश द यूरोपियंस आउट ऑफ यूरोप in search of new lands and territories. And you can see it here. ये ऑर्डर तो आपने पढ़ ही लिया, पोर्चुगीज, डच, यहाँ से सवाल निकल सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, इंग्लिश, डेन्स एंड फ्रेंच। अराइवल इन इंडिया हैपेंड। एंड ये देखिए, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड उस समय चलता था इन अटलांटिक ओशन। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का मतलब क्या था? देखिए क्या ट्रायंगुलर चल रहा है यहाँ पे, हैव अ लुक, आई विल जस्ट चेंज द पेन कलर आउट हियर। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये फ्रॉम अमेरिका में भी इंग्लैंड के लोग जाकर बसे थे इस जगह पे। ये देखिए, टूवर्ड्स इंग्लैंड एंड टूवर्ड्स वेस्टर्न यूरोप, फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप टूवर्ड्स अफ्रीका, फ्रॉम अफ्रीका टूवर्ड्स अमेरिकाज। ये देखिए, अमेरिकाज में क्या था? कॉटन प्लांटेशंस यहाँ पे। यस, यहाँ स्लेव्स चाहिए थे। यस, बंधुआ मजदूर काम करने के लिए कहाँ से पकड़ कर लाए जाते थे? अफ्रीका से। ये देखिए, इनफैक्ट नाइजीरिया में एक जगह है स्टूडेंट्स, नाइजीरिया में एक जगह है, इट्स ऑन रिवर बेन्यू, वो स्लेव कोस्ट माना जाता है वहाँ नाइजीरिया में। नाइजीरिया का समुद्री तट देखिएगा ज़रूर से। नाइजीरिया इज़ अफ्रीकन कंट्री एंड वहाँ पे स्लेव कोस्ट
मार्क होगा, फिजिकल मैप अफ्रीका का देखिएगा। और उसी जगह पे नाइजीरिया में एक सिटी है कानो सिटी। कानो सिटी इट वाज वेरी फेमस फॉर स्लेव ट्रेड। ये देखिए, तो यहाँ से स्लेव्स ले जाए जाते थे, स्लेव्स को यहाँ पर बेच दिया जाता था। दे वर सोल्ड ऑफ एंड इंस्टेड शुगर, टोबैको एंड कॉटन वाज टेकन फ्रॉम अमेरिकाज। और फिर यूरोप में जाकर शुगर, कॉटन, टोबैको सेल ऑफ होता था। बदले में क्या मिलता था? टेक्सटाइल्स, रम एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू अफ्रीका। यहाँ पे ये डब इसी बीच में मार्जिन अमाउंट से ये लोग, मार्जिन अमाउंट इन लोगों का होता था, ट्रेडर्स का। द कंपनीज, ईस्ट इंडिया कंपनीज फॉर एग्जाम्पल, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसे काम करती थी अटलांटिक ओशन में। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, क्योंकि इसी ने यूरोपियन कंट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। दे वर ऑल अबाउट द ट्रेडर्स का जो मार्जिन होता है उसी बेसिस पे इन लोगों ने काम करना शुरू किया था। और ये देखिए, इसके अलावा ट्रायंगुलर ट्रेड के बारे में देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। आई विल पुट द PDF अपॉन द टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा, देख लीजिएगा। PDF वहाँ पे मिल जाएगा आपको, एक गूगल ड्राइव में भी करके दे दिया जाएगा आपको। फॉलो दिस टेलीग्राम चैनल। And this was the Asia-Europe trade which started off. I've already discussed this. ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले आज फैक्टर्स डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। आई सपोज दिस इज प्रीटी क्लियर। फैक्टर्स एंड ऑर्डर ऑफ अराइवल ज़रूर देखिएगा, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है फैक्टर्स के ऊपर, एंड ऑर्डर ऑफ अराइवल के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। सो दैट वाज ऑल फॉर इन दिस सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन विल सी पोर्चुगीज, डच एंड डेन्स, और उसके अगले सेशन में इंग्लिश एंड फ्रेंच देखेंगे हम लोग। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, होप यू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू पुट अ कमेंट regarding the session, and next session onwards you'll also get the questions at the end of the session. That's it, take care, Jai Hind.